बंगले वाले ससुराल में छोटी और बड़ी बहू का करवा चौथ पहनावा। आज तो मैं अपना फेवरेट पिंक टॉप और जीन्स पहनकर कॉलेज जाऊंगी। वो टॉप कितना प्यारा लगता है। रागिनी जल्दी से कॉलेज के लिए तैयार हो जाती है और जैसे ही कॉलेज के लिए निकलने लगती है, हॉल में बैठी दादी। हे राम, ये लड़की की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। ऐसे कपड़े पहनकर कॉलेज जाएगी। कितनी बार समझाया है कि दुपट्टा कहाँ है। माँ जी, कपड़ों में बुराई ही क्या है, पूरी तो ढकी है रागिनी। हाँ, तूने ही बढ़ावा दिया है इस लड़की को, इसीलिए ऐसे कपड़े पहनती है ये। दादी रागिनी को बेमतलब सुनाने लगती हैं, जिसके बाद रागिनी चुपचाप कमरे से दुपट्टा लेकर आती है और दुपट्टा ओढ़कर कॉलेज जाती है। आजकल के बच्चों को तो जितना कम कपड़ा पहनाओ उतने खुश हैं, और माँ बाप भी वैसे ही हैं। दुलारी तिरछी नजरों से अपनी बहू संगीता को देखने लगती है। संगीता चुपचाप रसोई में चली जाती है। दादी दुलारी पुराने जमाने के ख्यालात की थी। जमाने के साथ वो तो अपनी सोच नहीं बदल पाई, लेकिन जमाने को अपनी सोच के अनुसार चलने के लिए हमेशा मजबूर कर देती थी। उन्हें बहू बेटियों का खुले कपड़े पहनना या आजादी से रहना नहीं भाता था। वो आज 21वीं सदी में होकर 1960 के दशक की सोच रखती थी। एक शाम दादी अपने बड़े से बंगले के लॉन एरिया में बैठकर माला जप रही थी कि तभी उसके दोनों पोते ऑफिस से आते हैं। आ गए मेरी आंखों के तारे। हाँ दादी, बड़ा थक गया आज। इसीलिए कहती हूँ शादी कर लो। अब कम से कम बहू आएगी तो सेवा करेगी, और वैसे भी 25-27 के हो गए हो दोनों की शादी की उम्र हो गई है। क्या दादी, शादी करवाकर हमारी आजादी छीनना चाहती हो? हमारी आजादी नहीं भैया, जो आएगी उसको घूंघट में रखेगी दादी। नहीं तो क्या, बहू बेटी घूंघट में ही अच्छी लगती हैं, और खासकर बड़े बंगलों की बहुएं जितनी संस्कारी हो उतना बढ़िया। ठकुराइन बनकर रहेंगी, और क्या चाहिए। बस बेटा अब शादी कर ले ताकि मैं चैन से परलोक सिधार सकूं। दादी, आप एक दिन की खुशी के लिए हमारी जिंदगी तहस नहस करने पर तुली हैं। धत ने मुड़ा, कभी ढंग की बात नहीं करता। जा, बात नहीं करती। दुलारी साहिल से नाराज हो जाती हैं कि तभी संगीता सभी के लिए शाम का स्नैक्स लेकर आती है। वहीं दुलारी जी अपनी बहू को बिना पल्ले के देखकर भड़क जाती हैं। अब सास बनने की उम्र आ ही गई है ना, इसीलिए सास के सामने पल्ला छूट रहा है ना बहू। संगीता हिचकिचाकर सिर पर पल्ला रख लेती है और सभी को चाय नाश्ता देती है। साहिल और राहुल, अब तुम दोनों शादी कर लो। दोनों की उम्र हो गई है, कोई लड़की पसंद हो तो बता देना। अब क्या शादी का फैसला ये बच्चे खुद से लेंगे? पहले तो जहाँ माँ बाप कहते थे वहीं शादी होती थी, और शादी यहाँ भी वैसे ही होगी। सॉरी दादी, लेकिन मैं सानिका से प्यार करता हूँ और मैं तो लव मैरिज ही करूंगा। प्रेम विवाह करके मेरा कुल नाश करने पर तुला है ये लड़का। साहिल, तेरी भी कुछ फरमाइश हो तो तू भी बता दे, ताकि जहाँ मुझे कल मरना है तुम्हारी बातें सुनकर आज ही स्वर्ग का टिकट कटवा लूं। अम्मा जी, यहाँ से तो कोई ट्रेन स्वर्ग नहीं जाती। भक्क बड़बक। दादी हमेशा अपने पोतों से शादी की बात कहती, जिसकी वजह से माता पिता भी बेटों की शादी के लिए फोर्स करने लगते हैं। और राहुल ठान लेता है कि वो शादी करेगा तो सानिका से ही, वरना बिल्कुल भी नहीं। जिसके बाद दादी के अगेंस्ट जाकर सभी सानिका के घर उसे देखने जाते हैं। सानिका एक पढ़ी लिखी मॉडर्न लड़की थी। उसने कम उम्र से ही काम करके अपने परिवार को पाला था, क्योंकि उसके पिता बचपन से ही उससे और उसकी माँ से अलग हो गए थे। ससुराल वाले सानिका के घर आते हैं, जहां सानिका एक शॉर्ट कुर्ती और जीन्स पहनकर स्कार्फ लेकर सबके सामने आती है और सबसे नमस्ते करके चाय देती है। बेटा, तेरी पसंद तो काफी सुंदर है। क्या करती है ये बेटा? मैं MNC कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर हूँ आंटी जी। ताल बरा बना लेती हो। ये क्या होता है दादी जी? पढ़ी लिखी गवार है ये लड़की। फिर तो ना पहनने का ढंग, ना खाना बनाना आता है। लेकिन अब तो पोते ने जब सब पहले ही डिसाइड कर लिया है तो हम क्या ही कर सकते हैं। लड़की देखने आए थे सो देख लिया। चले देवेश अब। माँ जी, खाना खाकर जाइए, ऐसे मत जाइए। रोहिणी के बहुत रिक्वेस्ट करने पर दादी खाने के लिए मानती हैं और फिर सभी रिश्ता पक्का करके वहां से जाने लगते हैं। बेटा माफ करना, माँ जी ने जो कुछ भी कहा है उसके लिए। माँ जी बस थोड़े पुराने ख्यालात कोई हैं, बाकी दिल की बुरी नहीं है। ठीक है आंटी जी, कोई बात नहीं। सभी रिश्ता पक्का करके वहां से चले जाते हैं। वहीं छोटे बेटे राहुल के लिए गांव की एक लड़की का रिश्ता आया था, तो सभी अब बिंदु के घर उसे देखने जाते हैं। आइए अम्मा जी, नमस्ते। आइए आइए।
आप सभी अंदर आइए, बैठिए। सभी घर के अंदर जाते हैं, जहां बिंदु सभी के लिए चाय नाश्ता लेकर आती है। बिंदु ने पटियाला सूट पहन रखा था और कायदे से चुन्नी ली थी और चोटी बनाई थी। बिंदु की सादगी देखकर दादी वहीं उसके ऊपर लट्टू हो जाती हैं। थू थू थू, मेरी छोटी होने वाली बहू को किसी की नजर ना लगे। दादी, मैंने अभी तक हाँ भी नहीं कहा, आपने छोटी बहू भी बना लिया। मेरी बात काटेगा क्या साहिल बेटा अब तो? नहीं दादी, मुझे तो मंजूर है। साहिल को बिंदु भी की सादगी भा जाती है और यहाँ भी रिश्ता पक्का हो जाता है। वहीं कुछ दिनों में अच्छा सा मुहूर्त निकालकर घर वाले दोनों बेटों की शादी एक ही दिन रख देते हैं। एक मंडप में लव मैरिज वाली अपनी बॉयफ्रेंड के साथ फेरे ले रही थी, तो दूसरे मंडप में अरेंज मैरिज वाली शादी कर रही थी। जहां सानिका ने स्लीवलेस और बैकलेस ब्लाउज के साथ साइड कट लहंगा कैरी किया था, तो वहीं छोटी बहू बिंदु ने एक सुंदर सा लहंगा पहना था और घूंघट लिया था। वहीं दादी जब दोनों बहुओं को देखती है तो सानिका को देखकर भड़क जाती है। ये लड़की तो मेरा कुल नाश करने के लिए आ रही है। ये प्यार मोहब्बत करने वाली लड़कियां बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। कैसे कपड़े पहन रखे हैं शादी के दिन। वहीं मेरी छोटी बहू को देखो, लक्ष्मी का रूप लग रही है, सिर से पैर तक ढकी है। माँ जी, अब आप यहाँ तो नई बहू की बुराई ना करो, वरना मेहमान देखेंगे तो क्या ही कहेंगे। जिसके बाद दादी चुप हो जाती हैं। दोनों ही बेटों की धूमधाम से शादी होती है और दोनों बहुएं विदा होकर संगीता जी के घर आती हैं, जहां संगीता जी बड़े ही उत्साह से अपनी दोनों बहुओं का स्वागत करती हैं। I can't believe, एक ही दिन में मेरे घर में दो भाभियां। लेकिन मेरी तो एक ही पोता बहू आई है, दूसरी तो नागिन लग रही है। देखो कैसे कपड़े पहने हैं इसने, घूंघट छोड़ो सर पर पल्ला तक नहीं लिया। दादी की जहर जैसी बातें सुनकर सानिका चिढ़ जाती है। वो थी तो मन की अच्छी, लेकिन उसे कोई गलत बोले तो वो बर्दाश्त नहीं करती थी और हमेशा खुद की ही सुनती थी, जिसके कारण वो दादी की बातों को पलटवार कर देती है। दादी जी, आप मुझे मानो या ना मानो, मैं जिसकी बीवी बनकर आई हूँ ना, वो तो मान रहा है ना, इतना बहुत है। सानिका का तेज जवाब सुनकर दादी चुप हो जाती हैं। रागिनी, जा बहू को कमरे में लेकर जा। चलो भाभी, मैं आप दोनों को आपका कमरा दिखा देती हूँ। रागिनी दोनों बहुओं को उनका कमरा दिखाती है। दोनों बहुएं अपने कमरे में जाकर फ्रेश होकर आराम करती हैं। वहीं हॉल में दादी तिलमिलाई बैठी थी। अगले दिन दोनों की पहली रसोई थी, जिसके कारण दोनों जल्दी उठकर तैयार हो जाती हैं। सानिका मॉडर्न लड़की थी, मॉडर्न ख्यालों वाली थी, जिसके कारण उसका पहनावा भी मॉडर्न था। उसने एक सुंदर सी मॉडर्न साड़ी पहनी थी। वहीं छोटी बहू ने हैवी साड़ी ज्वेलरी पहनी थी और घूंघट लिया था। दोनों रसोई में जाती हैं। मैं तो दोनों को बुलाने जा ही रही थी, अच्छा हुआ खुद आ गई बहू। तुम दोनों की आज पहली रसोई है, तो मन लगा कर खाना बनाना ताकि सब खुश हो जाएं। और हाँ सानिका बहू, माँ जी थोड़ी सी चटोरी है, तो उस हिसाब से खाना बनाना। ओके मम्मी जी। जिसके बाद दोनों बहुएं एक दूसरे से बात करते हुए खाना बनाने लगती हैं। तुम इतनी ट्रेडिशनल तरीके से क्यों रहती हो? दीदी, मेरी परवरिश गरीबी में हुई है और ये पहनावा तो गांव का संस्कार है। वहाँ ऐसे रहने को ही संस्कार कहा जाता है। हाँ, जैसी दादी जी। इसे मैं तो बचपन से ही शहर में रही हूँ। पापा सेपरेट हो गए थे तो अकेले घर संभाला, इसीलिए थोड़ी मुंहफट हूँ। कभी कुछ कह दूं तो बुरा मत मानना। और वैसे भी इस बड़े से बंगले में अब तुम और मैं, हम ही एक दूसरे का सुख दुख शेयर करने के लिए हैं। जी, सोच रही हूँ आज पनीर चिली और मोमोज बनाऊं, साथ में मंचूरियन भी। और खाने में पनीर टिक्का, नान, पुलाव और दाल और आलू मटर बनाते हैं, मीठे में खीर। ठीक है, पहले स्टार्टर बनेगा, फिर मेन कोर्स। दोनों बहुएं मिलकर अपनी पहली रसोई का खाना बनाती हैं और सानिका टेबल पर स्टार्टर लगा देती है, जिसके बाद बिंदु खाना लेकर आती है और दोनों बहुएं सभी को स्टार्टर और खाना परोसती हैं। और जैसे ही सभी बहुओं के हाथ की बनी डिश खाना शुरू करते हैं, उन्हें काफी पसंद आती है। अरे आओ एटीट्यूड वाली बहू, सीखो कुछ मेरी संस्कारी बहू से। गांव में रहकर भी इसे पनीर चिल्ली, मोमोज और मंचूरियन बनाना आता है। लेकिन दादी, ये खाना तो सानिका दीदी ने बनाया है। भक, इसीलिए मैं सोचूं कि मेरी तबीयत कौन खराब करना चाहता है। ऐसा खाना सेहत के लिए हानिकारक है। तो आपकी प्लेट ले जाऊं दादी? अब बना है तो खा ही लेती हूँ, भूखी थोड़ी न रहूंगी। सभी दादी के नखरे देखकर मुस्कुरा देते हैं। दोनों ही बहुओं ने बहुत ही बढ़िया खाना बनाया था। उनकी खूब तारीफ होती है और ससुराल वाले दोनों बहुओं को ढेर सारे तोहफे देते हैं। सानिका और बिंदु का ससुराल बहुत बड़ा था। इतने बड़े बंगले में एकदम सन्नाटा देखकर बिंदु थोड़ी सी असहज रहती थी। वहीं शांति सानिका को यह सुकून देता था, लेकिन दादी इसमें नरक मचाई रहती थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। कुछ दिन तो बहुओं ने बड़े बंगले वाले ससुराल में आराम किया और फिर धीरे धीरे मिलकर काम करने लगी। एक दिन सानिका और बिंदु बाजार जाती हैं।
दीदी देखो, करवा चौथ को अभी 1.5 महीने बाकी हैं और मार्केट में अभी से कितनी सुंदर करवे और छलनियां आने लगी हैं। आई लव करवा चौथ। मुझे तो वो मोमेंट पसंद है जब लोग छलनी से चांद देखकर अपने पति को देखते हैं। इस बार मैं भी चांद देखकर अपना चांद देखूंगी। आई एम सो एक्साइटेड। मैं भी गाँव में सुहागनों को देखती थी ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था करवा चौथ। अब तो मैं भी मना पाऊंगी। इतनी सुंदर करवे हैं, क्यों ना हम ले ही ले। बाद में फेस्टिवल आ जाएगा तो महंगे हो जाएंगे और क्या पता बिक गई तो दोबारा मिले भी नहीं। सोनिका की बात बिंदु को सही लगती है और दोनों जाकर सुंदर सा करवा और छलनी ले लेती हैं। और जब दोनों घर आती हैं, दुलारी जी दरवाजे पर छड़ी लेकर खड़ी थी। घूम लो कल मोइयो, 2 घंटे से बाजार गई थी। इतना टाइम लगता है क्या लाली लिपस्टिक पाउडर लाने में? और ये क्या है? दैया, अभी से मनमानी हो गई। ये करवा और करवा चौथ का सामान मायके से आता है। देखो तो खुद अम्मा बनकर खरीदने जल्दी। दोनों बहुएं दादी की बात चुपचाप सुन रही थी, लेकिन जब हदें पार हो जाती हैं तो दादी जी, हमें कुछ अच्छा लगा तो हमने ले लिया। अब क्या चोरों की तरह छुपा कर रखें, या आप अपनी चोर नजरों से ताक झांक से बाज नहीं आएंगी? देखो तो कैसे जुबान लड़ाती है। जब से सानिका बहू घर आई थी, दादी ने बड़े ही बंगले की शांति भंग कर रखी थी। इतने शांत घर में भी कोई सुखी से नहीं रह पा रहा था। वहीं शाम में, बहू तुम अम्मा की बात का बुरा मत माना करो, वो ऐसे ही बड़बड़ाती हैं। बड़ी है तो कुछ भी कहेंगी क्या? अरे हर इंसान की अपनी अपनी फ्रीडम है, अपना त्योहार अपने ढंग से मनाएंगे, क्या दिक्कत है? अब शांत हो जाओ, जैसे रहना है वैसे रहो, लेकिन शांति से। सास की बात सुनकर सानिका चुप हो जाती है। वहीं ससुराल में दोनों ही बहुएं खुशी से रहती थी, लेकिन जब कोई भी बात गलत रहती तो सानिया तुरंत बोल देती। एक दिन पड़ोसन घर आती है। अरे दुलारी काकी कैसी हो? अब तो पोता बहू के आने से कलेज को ठंडक मिल गई होगी। तेरी बहू के आने से तेरा मन भी तो ठंडा हो गया ना कुसुम? दादी के सेवेज रिप्लाई से कुसुम का मुंह बन जाता है। आओ आओ बहनों, कैसे आना हुआ? आंटी जी, हमने तो ये पूछने आए थे कि हर साल की तरह इस बार भी करवा चौथ आपके बंगले में ही मनाया जाएगा ना? हाँ हाँ, ये भी कोई पूछने की ही बात है। अब जो संगीता जी की भी बहुएं आ गई हैं तो मजा 2 गुना हो जाएगा। अभी करवा चौथ को महीना बाकी था, लेकिन संगीता जी घर में और आसपास के मोहल्ले में त्योहार का लेकर चहल पहल मची हुई थी। अरे संगीता जी, सोच रहा हूँ बंगले में कलर करवा देता हूँ। करवा चौथ आ रहा है, फिर दिवाली भी है, एक साथ हो जाए तो अच्छा रहेगा। जी, जैसा सही लगे। यहाँ देवेश जी पेंटर को बुलाकर पूरा बंगला पेंट और रेनोवेट करवा देते हैं, जिससे बंगला और भी ज्यादा खूबसूरत लगने लगता है। रात में, करवा चौथ आ रहा है, आप मुझे क्या तोहफा देंगे? जब तोहफा तुम्हें चाहिए तो मुझे भी चाहिए, मेरा भी तो करवा चौथ है। अच्छा, आपको तो मैं मिली हूँ, इतना काफी नहीं है? वहीं सानिका के कमरे में, तो मैडम जी करवा चौथ पर क्या चाहिए बता दो, वरना बाद में ये मत कहना मैं कंजूस हूँ। दादी जी की बकबक बंद करवा दो बस। बेटा ये तो इम्पॉसिबल है, बताओ अच्छा क्या गिफ्ट लोगी? इस बार तो डायमंड और प्लेटिनम नेकलेस चाहिए, गोल्ड से काम नहीं चलेगा, समझे मिस्टर? ओके मैडम। घर में जोरों शोरों से करवा चौथ की तैयारी चल रही थी। बहुएं अपनी अपनी प्लानिंग कर रही थी कि कैसे वो अपना करवा चौथ मनाएंगी। फिर एक दिन, बहू अपने मायके में बोल देना करवा चौथ की ड्रेस भेजने के लिए। तुम्हें तो पता ही होगा कि पहले करवा चौथ का सामान और कपड़े मायके से आते हैं। दादी की बात सुनकर दोनों बहुएं थोड़ी सी उदास हो जाती हैं और जब रसोई में खाना बन रहा होता है तो, आप क्यों उदास हो दीदी? यार मुझे तो ड्रेस का याद ही नहीं रहा। मेरे घर में मम्मी और किटी हैं सिर्फ। अब तो मैं अपनी पेमेंट भी मम्मी को नहीं देती। वो मेरे लिए इतनी महंगी करवा चौथ की ड्रेस कैसे लाएंगी? और आई वॉन्ट यूनिक ड्रेस एज आई एम, क्योंकि मुझे लहंगा वगैरह नहीं पसंद। हाँ मुझे पता है, मेरे मायके की भी यही दिक्कत है। मम्मी पापा ने शादी में ऑलरेडी बहुत खर्चा किया है, वो इतनी महंगी ड्रेस अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। मैं तो सोच रही हूँ उनसे बस थान के कपड़े और लेस और बूटे मंगवा लूं, बाकी मैं लहंगा खुद सिल लूं। मैं तो डिजाइनर से अपना आउटफिट सिलवाऊंगी। दोनों बहुओं के मायके से सिर्फ करवा और मिठाई आती है। वहीं बिंदु ने अपने पेरेंट्स को कहकर धान के कपड़े और बूटे मंगवाए थे, जिसके बाद बिंदु उस कपड़े से अपने लिए एक सुंदर सा लहंगा तैयार करती है। बिंदु ने घर में रहकर सिलाई कढ़ाई सब सीखा था, जिस कारण उसे ज्यादा दिक्कत नहीं होती और वो एक घेरदार सुंदर लहंगा बनाती है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि किसी बड़े डिजाइनर से सिलवाया गया है। वहीं सानिका बड़े डिजाइनर से अपने करवा चौथ के लिए इंडो वेस्टर्न ड्रेस सिलवाती है, जहां लहंगे की जगह जीन्स होता है, जिस पर सुंदर सुंदर कढ़ाई की गई थी और लेस लगा था। वहीं उसके ऊपर ब्लाउज था और सिर पर रखने के लिए लॉन्ग टेल चुनरी। दोनों ही बहुओं की ड्रेस बहुत सुंदर बनकर तैयार हुई थी। अब करवा चौथ भी नजदीक आ गया था।
बहू, पहले से ही समझा देना बहुओं को, करवा चौथ में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। दादी, भाभी को कभी तो अपने मन की करने दीजिए, उनका त्योहार है, उन्हें सेलिब्रेट करने दो। फेबरी जैसी जो पटर पटर बोल रही है ना, ससुराल जाकर तेरी भी अकल आ जाएगी। दादी की बात से रागिनी चुप हो जाती है। कुछ दिनों बाद करवा चौथ का दिन आ जाता है। सास रात भर जागकर दोनों बहुओं के लिए सरगी तैयार करती है, जिसमें रागिनी उनकी मदद करती है। और सुबह 3:30 बजे ही दोनों बहुएं नहा धोकर तैयार होकर सरगी खाने आ जाती हैं और संगीता जी दोनों बहुओं को सरगी देती है। मेवा, मिठाई, फल, जूस, पूड़ी, सब्जी, खीर और तरह तरह के पकवान। सुबह 4 बजे इतना हैवी खाना देखकर सानिका हैरान हो जाती है। माँ जी, मैं इतना हेवी खाना नहीं खा सकती, वरना अगर कच्ची डकार आ गई तो मेरा व्रत टूट जाएगा। बड़े बुजुर्ग पागल थी ना जो सरगी में इतना सब कुछ बनाते थे। आजकल की बहुओं के चोचले हैं। दादी की बात इग्नोर करके सानिका अपने लिए ऑनलाइन कुछ हल्का सा मंगाती है। इस अंग्रेजी लोमड़ी को मुंह नहीं लगाना, वरना मैं अभी सीधा कर देती। बड़े बंगलों में अक्सर शांति रहती है, दादी तो कलह ही करती हैं। सानिका अपने ऑनलाइन मंगाया सैंडविच और जूस खा पीकर अपने कमरे में चली जाती है। वहीं बिंदु और संगीता अपनी सरगी करती हैं। वहीं सुबह 6 बजे से उठकर दोनों बहुएं नहा धोकर पूजा पाठ करती हैं और फिर करवा चौथ की तैयारियों में लग जाती हैं। बिंदु नौकरों को कहकर पूरा बंगला दुल्हन की तरह सजवाती है, एक एक बारीकी का ध्यान रखती है। पहले झूमर साफ करवाती है, फिर सीढ़ियां, हॉल, लॉन, बालकनी, हर जगह फूल और लाइट से सजावट करवाती है। बंगले के बाहर द्वार पर फूलों के तोरण और बाहर से लंबी लंबी फूल और लाइटिंग की लड़ियां लटक रही थीं, जिससे पूरा घर बहुत सुंदर लग रहा था। वहीं छत पर भी बिंदु ने नौकरों से कहकर सजावट करवाई थी। वहां चारों तरफ लाइटिंग थी और फूल ही फूल थे। वाह भाभी, आज तो नई दुल्हनों के साथ घर भी दुल्हन जैसा सजा है। जिसके बाद दोपहर में मोहल्ले की सारी औरतें भी बंगले में आती हैं और सभी बैठकर मेहंदी लगवाती हैं। जिसके बाद सभी अपने अपने घर तैयार होने को चली जाती हैं। वहीं दोनों बहुएं भी अपने कमरे में तैयार हो रही थीं और जब दोनों सीढ़ियों से उतरकर नीचे आने लगती हैं तभी उन्हें देखकर सब हैरान हो जाते हैं। छोटी बहू ने बड़ा सा घेरदार लहंगा पहना था, तो वहीं बड़ी बहू ने जीन्स के ऊपर ब्लाउज और एक लॉन्ग टेल चुनरी कैरी की थी जो पूरे फर्श पर फैली थी। संगीता चाची, आपकी तो दोनों बहुएं आज अप्सराएं लग रही हैं। हाँ, बड़ी का स्टाइल थोड़ा अजीब है लेकिन सुंदर है। वो यूनिक होता है आंटी जी, अजीब नहीं। वो अजीब ही है, पूरी साड़ी दिख रही है। दोनों बहुएं ऊपर से नीचे तक श्रृंगार से सजी थी। छोटी वाली ने लंबा घूंघट लिया था, वहीं बड़ी ने सिर पर पल्लू बस और हाथ में दोनों ने चूड़ी भरकर पहनी थी। दोनों ही अपने अपने तरीके से बहुत सुंदर लग रही थी। दोनों की सभी खूब तारीफ करते हैं। वहीं शाम में सभी मिलकर करवा चौथ माता के भजन गाती हैं, कथा करती हैं, जिसके बाद सभी करवा चौथ की पूजा शुरू करते हैं। दोनों बहुएं अपने पति के साथ पूजा में बैठी थी। आज राहुल और साहिल भी बहुत हैंडसम लग रहे थे। पूजा के बाद सभी चांद निकलने का इंतजार करने लगते हैं। ये कल मुही सानिका पूरे दिन भूखी कैसे रह गई, पक्का कुछ खाई होगी। दादी, आज तो ऐसे आरोप न लगाओ, मैंने सच्चे मन से राहुल की लंबी उम्र के लिए व्रत रखा है। पति का नाम लेकर उम्र कम कर दी और कहती है लंबी उम्र के लिए व्रत रखा है। तभी रागिनी छत से चिल्लाते हुए नीचे आती है। भाभी चलो, चांद निकल आया है। जिसके बाद सभी छत पर जाते हैं और दोनों बहुएं अपने पतियों की आरती उतारती हैं और चांद को जल देती हैं। जिसके बाद छलनी में चांद देखकर अपने पति को देखती हैं और राहुल और साहिल अपनी अपनी बीवियों का व्रत खुलवाते हैं। दोनों बहुएं अपने पति के पैर छूती हैं। दोनों का श्रृंगार और दोनों के कपड़े आज से उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। साहिल और राहुल भी उनकी खूब तारीफ करते हैं। वहीं सारा दिन सभी के उपवास के कारण कोई दादी के ऊपर ध्यान नहीं दे पाता और दादी ने भी सुबह से कुछ भी नहीं खाया था, जिससे उनका बीपी लो हो जाता है। सभी दौड़कर नीचे जाते हैं। वो बेहोश पड़ी थी, जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है। पेशेंट के शरीर में खून की कमी है, अर्जेंट ब्लड देना पड़ेगा। सुबह से भूख के कारण सभी कमजोर थे, लेकिन तभी सानिका ब्लड देने के लिए राजी हो जाती है। डॉक्टर साहब, मेरा ब्लड ओ पॉजिटिव है, मैं ब्लड दूंगी। सानिका के ब्लड देने से दादी की तबीयत में सुधार आता है और फिर क्या, अब तो दादी को भी सानिका की अहमियत समझ आ जाती है। मेरी सानिका बहू, माफ कर देना मुझे। मैंने तुझे बहुत सुनाया, लेकिन तेरे बिना हमारे बड़े बंगले में रौनक नहीं। मैं मुंहफट हूँ दादी, लेकिन बुरी नहीं। अम्मा जी, सानिका बहू ने तो अब तक आपके लिए खाना भी नहीं खाया है। हाँ दादी, इसलिए अब हम दोनों साथ में बैठकर खाना खाएंगे। इसके बाद बिंदु और घर से लाया टिफिन सानिका को देती है और सानिका और दादी को खाना खिलाती है। जिसके बाद राहुल सानिका का व्रत खुलवाता है और दोनों खाना खाते हैं। अब दादी घर में कलह करना बंद कर देती हैं और दोनों बहू को अपने तरीके से रहने देती हैं।